आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग योगा के स्टूडेंट हो तो आज यौगिक डाइट से हम बात शुरू करते हैं, ठीक है? किसी को मालूम है यौगिक डाइट क्या होता है? क्या होता है यौगिक डाइट? चलो कोई बात नहीं। यौगिक डाइट का मतलब होता है जब हम अपने डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स और मोटे अनाज की मात्रा की अधिकता रखते हैं या उस पर हमारी डिपेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड यौगिक डाइट। उसमें क्या होता है? रिच फाइबर होता है। जब आप रिच फाइबर प्रोडक्ट या चीजें खाते हो तो आपको भूख कम लगती है, फील नहीं होती है, लंबा समय तक आपको भूख नहीं लगेगा। उससे क्या होता है? लंबे समय तक आपका स्टमक को हीलिंग कैपेसिटी के लिए टाइम मिल जाता है, आपको फुल फील रहेगा, स्टमक भूख नहीं लगेगी तो। और दूसरा क्या होता है? उससे एक्स्ट्रा फूड जो ईटिंग हैबिट्स हमारी होती है उस पे रोक लगता है, जिसे हम आगे चल के ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। कई लोगों को खाने का डिसऑर्डर ही है क्या? हर एक घंटे कुछ ना कुछ चाहिए, हर एक आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ चाहिए। खाना खा लिया फिर भी भूख लगी हुई है, पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता है। दीज आर कंसिडर्ड ईटिंग डिसऑर्डर। तो जब आप फाइबरस फूड ज्यादा लेते हो तो लॉन्ग टाइम तक इस डिसऑर्डर से, इस तरह की स्थितियों से आप बचे रहते हो, जो कि अननेसेसरी आपके शरीर में आप इंटेक करके जमा करते हो। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में। तो यौगिक डाइट के अंदर प्रीडोमिनेंट होता है सात्विक भोजन, सतोगुण, जिसे हम सात्विक डाइट बोलते हैं। योग और आयुर्वेदा में ऐसा बताया जाता है और कहा जाता है कि प्योर सात्विक डाइट कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे मन के विचार सात्विक होते हैं और अननेसेसरी चीजों की खाने की तरफ एक क्रेविंग जो होती है वो हमारे अंदर नहीं होती है। ये सात्विक डाइट की कैटेगरीज है जिससे ये फायदे आपको मिलते हैं। जब इस तरह की डाइट आप लेते हो तो हम इसे क्या कहते हैं? इट्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। क्यों? क्योंकि इसमें माइंड बॉडी सोल बैलेंस्ड रहता है, माइंड बॉडी सोल बैलेंस रहता है। सात्विक डाइट पर्सन को एक संतुलित स्वास्थ्य प्रदान करता है, इसमें क्या क्या है? पीस है, हार्मोनी है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन की भावना है, स्किल है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, ये सब सात्विक डाइट के रिजल्ट है। सात्विक डाइट को अगर लाइफ स्टाइल में हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है कूल एंड काम। जब आप सात्विक भोजन करते हो तो आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता, आप रिएक्टिव नहीं हो पाते हो, आप रिसेप्टिव होते हो, जो आपकी पर्सनालिटी को मल्टी डायमेंशन देता है। इसलिए हमें खासकर जो योगा के लिए लोग हैं उनको सात्विक डाइट रखनी चाहिए। जैसा हमने कहा कि सात्विक डाइट का मतलब क्या है? जिसमें सात्विक गुणों का डोमिनेंस हो, ज्यादातर डोमिनेंस सात्विक गुण का हो तो सात्विक डाइट कहलाते हैं। अब ये सब चीजें अगर आप पढ़ोगे तो इन सब चीजों की चर्चा हमारे समय में या शास्त्रों में आप जाओगे
रामायण है, महाभारत है, उसमें जितने भी गुरुकुल का कल्चर है, ऋषि मुनियों का कल्चर है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि हम सात्विक भोजन करते हैं तो एनर्जी या शक्ति में कमी हो जाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे जितने ऋषि मुनि हैं या देवी देवता है, सारे सात्विक रहे हैं, जिनके अंदर शक्तियों की कोई कमी नहीं रही है। तो यौगिक डाइट का पहली शर्त है सात्विक डाइट। सात्विक डाइट क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमें लेना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को, किस तरह का होता है, कैसा होता है, वो हम थोड़ा सा देख लें। अगर हम अपने जीवनचर्या को सुबह से शाम तक देखें तो हमारी जरूरतें क्या होती है। आजकल अगर हम देखेंगे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किन चीजों की कमी होती है। किसी का आता है कैल्शियम की कमी होगी, किसी का आता है मैग्नीशियम की कमी होगी, किसी का आता है जिंक की कमी होगी, किसी का आता है क्लोराइड नहीं है, किसी का आता है विटामिन डी कम हो गया, किसी का आता है विटामिन B12 कम हो गया। ये एक ट्रेंड है आज की डेट का। तो जो हमारे शरीर की मेन न्यूट्रिशन है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, इस तरह की चीजें टोटल 16 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पीडीएफ में सभी का नाम लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, काइंड ऑफ केमिकल जो हमारे शरीर की ऑर्गेनिज्म में शरीर उसका रिक्वायरमेंट होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, वो तत्व जो शरीर को इनरिच करे, शरीर को शक्तिशाली बनवाए, शरीर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, टिश्यूज को रिपेयर करे, शरीर को बिल्ड करे। जो खासकर जब डेवलपमेंट फेज होता है, बच्चा जब पैदा होता है 20 इयर्स तक, उस टाइम क्या होता है, फुल बॉडी ग्रोथ के लिए मसल्स ग्रोथ, टिश्यूज ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, सारे माइंड डेवलपमेंट, वो सारी चीजें होती है। इसलिए कहा जाता है उस समय बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए। अगर उस एज में बच्चा कुपोषित होगा तो उसका शरीर, माइंड, बॉडी, सोल प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी रिपेयर ठीक से नहीं हो पाएगा। बॉडी का हीट और एनर्जी का लेवल जो है वो अप्स डाउन होता रहेगा, तो हमें उन चीजों में फिर डेफिशिएंसी आ जाएगी, हमारे शरीर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो जिस तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, उस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होने लगते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें दो तरह की चीजों से मिलती है हमें, एनिमल से और प्लांट से। मेडिसिन भी दो तरह के होते हैं, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। उसी तरह ये भी दो तरह की चीजों से हमें मिलते हैं। अब इन दोनों का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये सारी चीजें इन दोनों को कहां से मिलते हैं। जो प्लांट्स हैं उसमें कैल्शियम कहां से आता है, मैग्नीशियम कहां से आता है, जिंक कहां से आता है। एनिमल है उसको कहां से मिलता है। तो एनिमल के बारे में तो हम सीधा देखते हैं कि एनिमल क्या करता है, प्लांट्स को खाता है, ग्रीन ग्रास खाता है, चीजें खाता है, उससे आता है। लेकिन प्लांट्स को कहां से मिलता है, ये भी समझने की बात है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो आप समझो, अर्थ
का एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जितने भी न्यूट्रिशनल सोर्स है उस क्रस्ट में अवेलेबल है, और उस क्रस्ट से प्लांट को मिलता है, उसी से एनिमल को मिलता है। दूसरी बात इससे क्या साबित हुई कि हमें अपने जीवन को क्लोज टू द नेचर जीना चाहिए। प्रकृति के बीच में रहकर, प्रकृति के साथ रहकर जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम यौगिक भी होते हैं और हमारे शरीर में की सारी रिक्वायरमेंट में फुलफिल होती है जो जनरली हमें चाहिए होता है। क्योंकि जहां हम पैदा होते हैं वहां से डायरेक्ट इन्वायरमेंटल कनेक्शन हमारा होता है, हमारे शरीर का होता है, वो हमें सूट करता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना। अब कुछ बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, अलग अलग केमिकल्स, साल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, ये भी न्यूट्रिशन के रूप में इनको भी कंसीडर किया जाता है। एक शरीर के लिए आवश्यक होता है कि इन सारी चीजों का जो एक मात्रा है वो रेगुलर बेस पे हमारे शरीर को मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के लिए दिक्कतें पैदा होगी। तो ये सारी चीजों को हम एक क्लासिफिकेशन के रूप में अगर हम देखेंगे, इसका अगर हम वर्गीकरण करेंगे, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, कॉमनली कंज्यूम जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया और सल्फर हो गया। दूसरा होता है एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स, जिससे डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। जैसे चावल खाओगे तुरंत एनर्जी आ जाती है, रोटी खाओगे तो देर से एनर्जाइज होता है आपका बॉडी, है ना। आलू खाओगे तो डायरेक्ट एनर्जाइज होगा, करेला खाओगे तो देर से होगा। ये एक डिफरेंस आता है। तो एनर्जी कंपाउंड कौन कौन सी चीजें आती है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फैट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे कम्स अंडर द एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन है, ये सारे एनर्जी प्रोवाइडिंग क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। तीसरा क्या है, मिनरल एंड सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट में क्या क्या आता है, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया। ये सारी चीजें ये अधिक मात्रा में हमें चाहिए होता है, हमारे शरीर को चाहिए होता है, इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब कुछ चीजें होती है जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है, लेकिन एक चीज जो तय है वो ये है कि आपके शरीर को 6 स्वाद रोज चाहिए। 6 रस कहते हैं उसको, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, कड़वा भी, तीखा भी। ये 6 के 6 चाहिए। अब वो 6 के 6 किस तरह के फूड से मिलेगा, यू हैव टू डिसाइड। और उस तरह का फूड आपको रोज लेना ही होता है। अगर आप उस तरह की फूड रोज नहीं लेंगे, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी की डेफिशिएंसी को रोकना। अब इसको मेजर तौर पे हम देखते हैं, फूड हमारे लिए 2 तरह का अवेलेबल है। एक तो एनिमल बेस्ड होते हैं और एक प्लांट बेस्ड होते हैं। अब इसको भी केमिकल कंपोजिशन के साथ हम देखते हैं, तो प्रोटीन के लिए अलग अलग कंपाउंड्स हैं, फैट्स के लिए अलग अलग कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन उसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो वात पित्त कफ है, तो वात पित्त कफ सभी लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन किसी में वात की प्रधानता होती है, यानी अधिक मात्रा में, किसी में पित्त अधिक मात्रा में होता है, किसी में कफ अधिक मात्रा। उसी तरह जिस प्रोडक्ट में चाहे एनिमल बेस्ड हो चाहे प्लांट बेस्ड हो,
जिस प्रोडक्ट में जिस केमिकल कंपाउंड की प्रधानता होती है, जैसे मैंने बोला कि आलू है, आलू में कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता होती है, इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट माना जाता है। वैसे विटामिन है, मिनरल सॉल्ट है, इस बेस पे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन हम करते हैं और फिर उस हिसाब से उसको हम काउंट करते हैं। जैसे एनर्जी वाले में अगर हम देखेंगे तो ऑयल है, घी है, बटर है, जैगरी है, जैम है, राइस है, ग्रेन्स है, बनाना है, पोटैटो, ये सारी डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। आप खाओगे, आपको लगेगा मेरे अंदर एनर्जी आ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिससे डायरेक्ट एनर्जी हमें नहीं मिलता, जैसे प्रोटीन रिच फूड है। इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो जितनी दाल है, दूध है, एग है, मीट है, फिश है, सोयाबीन है, इन सबको खाओगे तो ये कंज्यूम होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी इससे भी मिलता है, लेकिन ये शरीर में कंज्यूम होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा होता है रेगुलर इम्यून फूड, जो आपके रोग प्रतिरोध की क्षमता को बनाए रखता है। अब उसमें आप देखोगे तो जितने बायोलॉजिकल जो केमिकल वाले फूड होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इस तरह अगर हम देखेंगे तो अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिलते हैं और अलग अलग उसका हमें असर हमारे शरीर से मिल जाता है। अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, अलग अलग प्रोडक्ट की, तो इसमें केमिकल फॉर्मुलेशन के साथ हमें ये समझना होता है कि सीजन के हिसाब से भी हमें इसको डिसाइड करना होता है। अब अगर हमें सीजन के हिसाब से फाइबर फूड सेलेक्ट करना, तो जिस सीजन में रेशेदार और पत्तेदार हरी सब्जी जो भी सबसे सस्ती मिलती हो वो उस सीजन के अनुकूल होता है। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जो जो चीजें हरी और रेशेदार आपको सस्ती मिल रही है वो इस सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसमें ज्यादा पहचान करने में ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिंपली याद रखना है। उसी तरह शरद ऋतु में है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो उस टाइम में बहुतायत में पाए जाते हैं। कुछ फ्रूट्स जैसे ठंड के मौसम में सेब आपको सस्ता मिलने लगता है, क्योंकि सेब की पैदावार ठंड के मौसम में ज्यादा होती है। तो जिस चीज का पैदावार जिस मौसम में ज्यादा होगा वो मौसम के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1.5-2 महीने का सीजन होता है। जैसे अंग्रेजी माह के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फरवरी और मार्च, ये दो किसका होता है? बसंत ऋतु का, फरवरी और मार्च, जिसमें आप देखोगे महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि, इस तरह की चीजें आती है। इन मौसम का क्या होता है? रात को ठंडी और दिन में गर्म। अब इस समय जो हमारे शरीर में कफ इकट्ठा होता है ठंड के मौसम में, वो धीरे धीरे हमारे शरीर से निकलने लगता है। तो क्या करना चाहिए? इस समय में धीरे धीरे गर्म तासीर वाली चीजों की इंटेक कम कर देनी चाहिए। जैसे भी गर्मी है, इस गर्मी में अगर तासीर गर्म वाली चीजें हम ज्यादा खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ज्यादा होगी। या हमारा शरीर जैसे पित्त प्रकृति का है, तो पित्त प्रकृति वाले लोग अगर ज्यादा गर्म चीजें खाएंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर उनको पसंद नहीं होता है ठंडी चीजें खाएंगे तो उनकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। इन चीजों का हमें ध्यान रखना, देखना होता है कि कैसे हम उन चीजों को कर पाए, उन चीजों को। और ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझोगे
तो आप पाओगे कि इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अप्रैल से लेके मिड मार्च से ही लगभग, यानी अप्रैल से लेके जुलाई तक या 30 जून तक खासकर आपको मटके का पानी पीना है। चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि यहाँ जो है ना ड्राई होता है शरीर, गर्म। अगर ज्यादा ठंड चीज उसको दोगे वो शरीर को सूट नहीं करता, लेकिन मटके का पानी ज्यादा ठंड नहीं होता है तो वो शरीर को सूट करता है, क्योंकि शरीर को टेम्परेचर के हिसाब से चीजें चाहिए। लेकिन जो फ्रिज से आप चिल्ड वाटर पीते हो वो शरीर के टेम्परेचर का बिल्कुल अगेंस्ट होता है। तो जो चीज शरीर के टेम्परेचर का बिल्कुल अगेंस्ट होता है तो आपके शरीर की ज्यादातर एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में खत्म हो जाती है। इसलिए जब ज्यादा चिल्ड चीजें आप लेते हो तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। स्वाद भले ही अच्छा लगता हो लेकिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, क्योंकि ये मौसम कैसा होता है, कफ को जलाने वाला, पसीना निकालने वाला, थोड़ा सा भी करोगे तो, इसलिए इसे कफ समद कहा जाता है इसमें चीजों को। इस सीजन में हमेशा जितनी भी चीजें होती है उसको भिगो के खाने की सलाह दी जाती है। जैसे जितने भी नट्स हैं, मेवे हैं, सूखे फ्रूट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको कहा जाता है कि रात को भिगो दो, सुबह उसे खाओ। इस मौसम में तेल के स्थान पे घी का इस्तेमाल करना ज्यादा उपयोगी माना जाता है। मिल्क प्रोडक्ट में जैसे ठंडे है, छाछ है, इस तरह की चीजों का सेवन करना ज्यादा उचित माना जाता है। उस तरह के फूड इस टाइम में अवेलेबल चीजें ज्यादा होती है जो आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, क्योंकि इस मौसम में शरीर डिहाइड्रेट बहुत होता है, बहुत जल्दी शरीर से पानी सूखता है। इसलिए आपका जो इंटेक है 80% इस सीजन में उन चीजों का होना चाहिए जो वाटर कंटेंट ज्यादा रखते हो। जैसे अभी तरबूज मिलता है, खीरा मिलता है, ककड़ी मिलता है, खरबूज मिलता है, इन सब में क्या है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। छाछ है, उसमें क्या है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। सादा जल मटके का वो प्योर वाटर है जो शरीर का टेम्परेचर को मैच करता है, वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट भी होगा, चीजें भी होगी और उस तरह से आप कर सकते हो। खाने पीने में है जैसे ज्यादा मसालेदार चीजें, ज्यादा हार्ड फूड जो डाइजेस्ट करने में परेशानी पैदा करता हो वो नहीं खाना चाहिए। ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। तो जब इस तरह की चीजों का आप सेवन करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलता है। और इस सीजन में जो आपके शरीर का एक रेशियो है 72% एल्कलाइन और 28% क्या एसिड, लेकिन इस मौसम में आपको 80% एल्कलाइन सेवन करना चाहिए और 20% एसिड, यानी 20% पका हुआ खाना और 80% कच्चा खाना। जैसे सुबह नाश्ता करना है तो फ्रूट खा लो, खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, तरबूज खा लो, पपीता खा लो, कोई फ्रूट खा लो, बजाय कि पराठे खाने के, बजाय कि ड्राई या रोस्टेड या स्पाइसी फूड खाने के। तो क्या होगा, आपके शरीर के लिए ज्यादा सेहतमंद होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे उसके लिए दिक्कत पैदा होगी। इट्स अप टू यू। तो ये तो हो गया इस 2 सीजन के। अब इस सीजन को के हिसाब से अगर फूड की हम देखेंगे और बीमारियों को देखेंगे, उस पर जरा आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा। आप हॉस्पिटल जाते इस सीजन में, सिंपल लाइफ के एग्जांपल्स देखो तो पता चल जाए। इस मौसम में जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल सबसे पहले क्या करता है,
कैनुला लगा के आपको पानी चढ़ाने लगे। क्यों? लेकिन जब ठंड के मौसम में जाओगे तो हॉस्पिटल में ऐसा कम किया जाता है। क्यों? इस पे गौर करें, क्योंकि अभी का जो मौसम है वो आपको डिहाइड्रेट, आपके शरीर को डिहाइड्रेट बहुत जल्दी कर देता है। तो शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए पहले डॉक्टर क्या करता है, हाइड्रेट करता है पूरी बॉडी को। हाइड्रेट करने का उनके पास क्या तरीका है कि आपको सलाइन चढ़ाएंगे, 2-3 बोतल चढ़ाएंगे तो आपका शरीर हाइड्रेट हो जाएगा, आप अपने आप अच्छा फील करने लग जाओ। कई दफा होता है, गए 2-4 ड्रिप डॉक्टर ने चढ़ाया, दिन भर रखा, आपको ऑफिस घर भेज दिया, उसने कोई कुछ ज्यादा नहीं किया, आपके शरीर को केवल हाइड्रेट कर दिया। अगर आप पका हुआ खाना ज्यादा खाते हो तो एसिडिक होता है शरीर, उस लाइन के अंदर ही हो 2-4 एंटी एसिडिक इंजेक्शन डाल देता है, जिससे आपके शरीर का एसिडिक मात्रा कम हो जाता है, तो आपको उसका फायदा मिल जाता है। अब इससे क्या तय होता है, ये बताने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आपने एल्कलाइन फूड की मात्रा कम ली, आपने पानी कम पिया, और पिया भी तो चिल्ड पिया, फ्रिज का सारा चीज इस्तेमाल किया, तो बॉडी को जितना वाटर कंटेंट मिलना चाहिए वो शरीर को नहीं मिला। अब शरीर को नहीं मिला तो शरीर क्या करे, तो शरीर, और ऊपर से अगर आप गर्मी में निकल जाओगे, धूप में निकल जाओगे, तो शरीर का और पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो गया, आपको चक्कर आ गया, या बेहोशी आ गया, या फिर दस्त आ गया, उल्टी आ गया। इसलिए जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर सलाइन चलाता है। अब आपको करना क्या है, तो अगर पानी जो पीते हो उसके साथ साथ 80 और 20 का रेशियो रखोगे, 20% वो खाना खाओगे जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो आपके शरीर को डिहाइड्रेट, आपका शरीर नहीं होगा, आपका शरीर हाइड्रेट बना रहेगा, और आपका शरीर हाइड्रेट बना रहेगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। वेरी सिंपल है, घर से निकले तो 2 गिलास मटके का पानी पी लो, निकल लो। इस मौसम में ठंडा तेल हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जरूर लगाओ, ताकि बॉडी के हीट टेम्परेचर को बराबर बना के रख सके। आप अपने आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका मन वैसे ही घूमेगा, आपको चक्कर वैसे ही नहीं आएगा, आपका बीपी वैसे ही बैलेंस रहेगा। बेसिक चीजें जो हमें करना ही होता है। दूसरी बात क्या है, इस मौसम का क्या ख्याल रखना है, मैं बार बार कहता हूँ कि स्पाइसी चीजें इंटेक नहीं करना, एसिडिक चीजें इंटेक नहीं करना है। लेकिन इस मौसम में अगर आप गौर करोगे तो सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव और पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते ही इसी मौसम में, और ये सबके घर में होता है। इस पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। पैक्ड लस्सी, पैक्ड जूस, पैक्ड वाटर, चिल्ड वाटर, 0 टेम्परेचर पे, इवन जो खाना हम बनाते हैं घर में उसको भी ओवरनाइट फ्रिज में रख के उसको गर्म करने के बजाय ठंडे ठंडे खाना आप खाते हैं। अब उससे रिजल्ट क्या होता है उसका, वो आप रिजल्ट देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए इस मौसम में क्या डाइट आपको रखना है और क्या आपके लिए लाभदायक है, ताकि आपके शरीर में जो मिनरल, सॉल्ट, केमिकल कंपाउंड वाले, एनर्जी वालों की बात हमने की है, उसकी कमी ना हो जाए। वो कब होगा, जब आप इस तरह की डाइट का सेवन करोगे। जब इस तरह की डाइट का आप सेवन नहीं करोगे तो इस तरह की कमियां आती रहेंगी और फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इन चीजों को आपने विशेषकर ध्यान रखना है। इस मौसम में आप तक देखोगे ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। अगर इस मौसम की प्रॉब्लम्स को देखोगे, इस मौसम में
जॉइंट पेन बहुत कम होता है, गौर करोगे तो पता लग जाएगा। लेकिन ठंड के मौसम में जॉइंट पेन ज्यादा होता है। इस मौसम में पेट दर्द ज्यादा होता है, उस मौसम में पेट दर्द कम होता है। इस मौसम को जैसे ही क्रॉस करोगे तो जुलाई से अगस्त सितंबर तक इन्फेक्शन वाला संक्रमण रोग ज्यादा होते हैं, लेकिन मई जून में संक्रमण रोग नहीं होते। ये सब किसका प्रभाव है? सीजन का, ऋतु का। अभी आपकी इम्यूनिटी जल्दी वीक हो जाएगी, आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी करने की क्षमता आपके शरीर में नहीं बचती है। आपको स्वाद चाहिए, इसलिए जो खाना नहीं भी खाना चाहिए उसको भी ठंडा करके खाते हो ताकि स्वाद बना रहे। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके लिए दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इस मौसम में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर। पूरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारे शरीर में, मुख से लेके एनस तक, उसकी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। इस मौसम में पाइल्स की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। इस मौसम में फिशर की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। इस मौसम में ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है स्किन डिजीज के अंदर। इस मौसम में शरीर में पानी कम होने की वजह से होने वाले डिजीज ज्यादा होते हैं। और इस सब का उपाय क्या है? यौगिक डाइट का सेवन करो। इस सब का उपाय क्या है? 80 और 20 के रेशियो को मेंटेन करो। इस सब का उपाय क्या है? फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करो। वाटर कंटेंट वाले वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाओ। वाटर कंटेंट वाले भोजन ज्यादा से ज्यादा करो। लिक्विड डाइट जितना कर सकते हो उतना करो। अब लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं है कि पेप्सी कोका कोला मंगा के कोका, ये भी तो लिक्विड होता है। पैक्ड जूस मंगा के पियो, ये भी तो लिक्विड होता है। रेस्टोरेंट से सूप मंगा के पियो, ये भी तो लिक्विड होता है। लिक्विड होता है लेकिन उसमें पेस्टिसाइड यूज होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज होता है। लेकिन जब घर में ओरिजिनल फॉर्म में आप बताओगे तो आप प्रिजर्वेटिव पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। जब इस तरह के भोजन आप इस मौसम में लेते हो तो केमिकली रिएक्ट करता है स्टमक में जाके, जो आपके लिए स्टमक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इस सीजन में आपको ऐसी चीजें का इंटेक नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हम लोग 80% इन्हीं चीजों का यूज करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, रुतबे के साथ करते हैं। रुतबा गालिब है, यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वहां से मंगा लो, ये कर लो। पहले आप देखोगे हमारे सोसाइटी में नींबू पानी का बड़ा चलन था। अब कोई नींबू पानी पीता है? अब तो नींबू वाला पैक्ड फ्लेवर आ गया, उसमें नींबू नहीं होता, नींबू का फ्लेवर होता है। जितने जूस हम बनाते सारे फ्लेवर्ड जूस पीते हैं, ओरिजिनल जूस होता ही नहीं है। और उसके पीछे हम पागल हुए पड़े। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि की बात है, और हम अपने शरीर का नुकसान खुद करते हैं, हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको ठीक भी हम खुद ही कर सकते हैं। मान लो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 3 बोतल पानी चढ़ाने से आप ठीक हो सकते हो, तो क्या घर में 3 दिन ORS पी लोगे तो ठीक नहीं हो जाओगे? वो 20,000 रुपए देना जरूरी है। घर में थोड़े से अनुशासन मेंटेन कर लोगे तो ठीक नहीं रहोगे। अपने बॉडी के हाइड्रेशन का ख्याल रखोगे तो ठीक नहीं रहोगे। तो कहानी है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो
फिर हॉस्पिटल वाले अपनी मर्जी चलाते हैं। चलो जी, आज के आप सवाल पूछो। कल हम सारे विटामिन के बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है? जितने भी विटामिन मिनरल्स है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में डिजीज और डाइट पर हम बात करेंगे, ठीक है? आज जो सवाल आपको पूछना है पूछ। सर, आपने जो कहा कि इस सीजन में सुबह फल खाना चाहिए, वो इस सीजन में या फिर हर सीजन में खा सकते हैं? इस सीजन में ज्यादा जरूरत है। खा तो हर सीजन में सकते हैं, लेकिन इस सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है फल या वेजिटेबल खाने की, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और इस सीजन में शरीर को एल्कलाइन की ज्यादा जरूरत होती है और एसिडिटी कम। और जितने फ्रूट्स हैं वो एल्कलाइन फूड होते हैं, इसलिए उसका सेवन इस सीजन में ज्यादा करना चाहिए। सलाद खा सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं जी। सुबह सुबह 2 खीरे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह 4 ककड़ी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट खा लो, कोई दिक्कत नहीं जी। और कोई सवाल है जी? सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब बुजुर्ग लोग मतलब उनका फल खाने से एसिडिटी होता है, वो क्या खाएंगे? फिर फल से एसिडिटी होता है कि उनका अंदर एसिडिक लेवल ज्यादा है? देखो, एक तो उनका एसिडिक लेवल ज्यादा है, दूसरा उनकी डाइजेशन की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो आप अगर हार्ड फूड उनको दोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो एसिड बनेगा। जितने बुजुर्ग हैं इस सीजन में खासकर, उनका लिक्विड डाइट पे ज्यादा ध्यान दो। उनका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। पेट खाली रहेगा तो गैस ज्यादा बनेगा। थोड़े थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा भोजन और लिक्विड फॉर्म में हो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा तला भुना नहीं, बल्कि दलिया है, खिचड़ी है, सब्जी, आपको सारी सब्जी खिलानी है ना, तो बॉईल करके उसको सूप टाइप बना के आप उनको दे दो, तो डाइजेशन का इशू नहीं होगा, तो एसिड कम बनना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जी। थैंक यू सर। और कोई सवाल है जी? सर, तो हर सीजन बोलो। सर, एक शुगर पेशेंट हर चीज में कौन? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन है, एक शुगर पेशेंट, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ बोलिए। एक शुगर पेशेंट हर सीजन में कौन सा खाना सुबह उनके लिए अच्छा होता है? देखो, शुगर पेशेंट के लिए सुबह सुबह मैंने बोला ना, खीरा दो, ककड़ी दो। स्वीट प्रोडक्ट नहीं देना उनको सुबह सुबह, ठीक है? जिसमें मीठापन ज्यादा हो, उसके अलावा स्पाइसी खाना नहीं देना। जितने भी शुगर पेशेंट है, सबसे पहले उनको 2 ग्राम दालचीनी को 1 गिलास पानी में उबाल दो और वो चाय दो, ठीक है? उसके बाद कोई भी चीज, सलाद दो, टमाटर, गाजर, खीरा, ककड़ी, कोई भी चीज उनको दो। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो दलिया बना के दो, पोहा बना के दो। ये सब आइटम उनको दोगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब अगर स्पाइसी दोगे, ज्यादा ऑयली दोगे, तो उनके लिए खराब करेगा। कोई भी चीज में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो,
जैसे आलू है, चावल है, उनको कम मात्रा में दो, बहुत कम मात्रा में दो, स्वाद के लिए दो। ये सब ख्याल रखने की चीज। जी। और कुछ हो गया? चलो, कल आप लोग तैयार रहना। कल हो सकता है थोड़ा लंबा सेशन होगा, क्योंकि कल काफी चीजें कवर करनी है। पढ़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है जी।